जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तैमूर यूसुफ से एक नई वीडियो के साथ नाजरीन आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान के बतौर सदर हल्फ उठा लिया। ये दूसरी मरतबा है कि वो पाकिस्तान के सदर बन चुके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने, चूंकि वो अभी सदर नहीं रहे, सबकदोश हो गए अपने ओहदे से, वो भी शरीक थे। सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स वो मौजूद थे। बगैर उसके जो केपीके के मिनिस्टर साहब हैं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, वो उसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं तकरीब में शामिल नहीं हूंगा, लेकिन जब वो हल्फ उठाएंगे तो हमें मानना तो पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सदर हैं। बहरहाल वो इस तकरीब में शरीक नहीं हुए। इसके अलावा हमारे जो तीनों मिलिट्री फोर्सेस के सरबराहान हैं वो भी इसमें शरीक थे। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि उन्होंने जो प्रेसिडेंटशिप है, सदारत का ओहदा क्यों चुना, यानी कि वो कोई और ओहदा भी ले सकते थे लेकिन सदारत उन्होंने क्यों ली, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी और पूरे मुल्क में लोग निकले। हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, जिली सतह पे लोग रैलियों की शक्ल में एक एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड किया। गिरफ्तारियां उसमें होनी थी, वो तो सबको पता है कि गिरफ्तारियां होनी है और होती भी रही हैं। माजी में आप लोगों ने देखा आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लतीफ कोसा साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके हवाले से ये खबर आ चुकी है। लतीफ कोसा साहब की ये वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के गिरफ्तार हो गए हैं। जावेद हाशमी साहब के पोते के हवाले से खबर आई कि वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां हैं इसके हवाले से मैं कुछ और तो नहीं कह सकता, हालांकि उनको ये गिरफ्तारियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अवाम का मैंडेट उनसे छीना, अवाम का मैंडेट आप लोगों ने उसके मुताबिक हुकूमत नहीं लाई, हुकूमत अपने खुशी से लाई और अपने मर्जी से लाई, तो कम से कम आप लोग ये जो प्री पोल रिगिंग की आप लोगों ने, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं करवाया आप लोगों ने, कम से कम ये जो धंस धोंस और धांधली हुई इसके बाद तो आप गिरफ्तारी ना करें। कम से कम उनको ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, थॉट्स है, ये अवाम कब यूज करेंगे? आप दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रहे कि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, थॉट्स है या एक्सप्रेशन है, उसका यूज इसी तरह होता रहे कि किसी बड़ी जमात की मैंडेट अगर आप चोरी करते हैं और उसके बाद अगर उसी जमात का कोई कारकुन एहतजाज करता है तो आप उसको गिरफ्तार करते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर मुंह को ताले लगाने वाली बात है। मैं किसी जमात के साथ नहीं हूं, मैं न्यूज रिपोर्टर हूं या जर्नलिस्ट हूं, स्टूडेंट हूं, आप ये समझ लें। लेकिन बात होती है सच्चाई पे, तो सच्चाई पे बात करेंगे। अब जमात इस्लामी को देख लें। जमात इस्लामी वाहिद जमात है। आज उन्होंने एम्बेसी रोड इस्लामाबाद पे एक जबरदस्त किस्म का जो गजा मार्च है वो किया अहले गजा के लिए। अभी तक यकीन करें 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक फलस्तीन में 30,000 से जायद वो फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और 72,000 से शायद जख्मी हो गए हैं। और इस दफा ऐसी माएँ और बहनें हैं, उनके 7-7, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनके शोहर, उनका भाई, उनका वालिद जो है वो शहीद हो चुके हैं। उनके पास एक टमाटर के पैसे नहीं है कि वो खरीद सके। रमजान आने वाला है, वो रोजा किस तरह रखेंगे, वो सहरी और अफ्तारी किस तरह करेंगे? ये अगर किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर इसके हवाले से थोड़ी सी हमदर्दी है तो वो जमात इस्लामी है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इससे ना कोई सियासतदान, ना कोई सहाफी, ना कोई पॉलिटिकल वर्कर, किसी दूसरी जमात का नुमाइंदा भी इससे इनकार नहीं कर सकता। और जमात इस्लामी इस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। अलखिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की आप लोगों ने देख लिया, एरोप्लेन्स कितनी उन्होंने बेच दिए, स्टॉक्स जो उनको बेच दिया, वो खाने के हवाले से आप देख लें, वो कैंप्स के हवाले से आप देख लें। तो बहरहाल जमात इस्लामी भी एक जमहूरी जमात है, उसकी अगर तारीफ ना करे बंदा, हाँ सियासी इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन ये जो खिदमत है, खिदमत में वो आगे है। वो तारिक मसूद साहब का एक बयान मैं सुन रहा था पहले दिनों कि जमात इस्लामी अगर 100 शोबों में से 99 शोबों में कामयाब है, सिर्फ एक शोबा है वो सियासत उसमें नाकाम है, बाकी शोबों में वो कामयाब है। लेकिन अफसोस ये है कि एक भी कौमी असम्बली की नशिस्त उनको नहीं मिली। हालांकि बाकी सीटों पे मैं बात नहीं करना चाहता, सिर्फ कराची की सीट है जमात इस्लामी की। हाफिज नईम साहब PS 129 की सीट जब उन्हें दी गई, उनकी जो हुस्न जन है वो आप जरा देख लीजिए कि उन्होंने PS 129 सिंध असम्बली की सीट थी वो वापस कर दी। उन्होंने साफ कह दिया भाई हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद है उसमें PTI का बंदा जीत चुका है, तो मैं क्यों आपको ये बताऊं कि हाँ ये जो है मैं उस पर जाना चाहता हूं। हालांकि जो कौमी असम्बली की सीट थी वो जमात इस्लामी ने कराची में जीती थी लेकिन उनको नहीं दी गई। इस तरह 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात कराची में 15 सीटें उन्होंने जीती थी लेकिन उनको नहीं दी गई बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके पास जो
45 موجود ہیں, یہ उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. बहरहाल आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बात करनी थी, बात बहुत लंबी हो गई कि आसिफ अली जरदारी ने सदर के ओहदे को अलामती बनाकर अपने लिए दोबारा इसी मनसब का इंतखाब क्यों किया. यानी कि मुतअद्दिद बार आसिफ अली जरदारी की जमानतों पर तारीखें देने वाले जज ने स्नेचर की शाम को आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर नतीजे का ऐलान किया. ये सदारती इंतखाबात में प्रिजाइडिंग अफसर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, जिनकी अदालत में आसिफ जरदारी भी बतौर मुल्जिम पेश होते रहे. तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में एक मौके पर जब आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी, तो आसिफ जरदारी ने यह कहकर यह दरख्वास्त वापस ले ली कि उनका झगड़ा कहीं और चल रहा है और जब वहां मामला हल हो जाएगा तो फिर इधर से भी जमानत मिल जाएगी. अब ना सिर्फ आसिफ जरदारी को जमानत मिल चुकी है, बल्कि वो एक बार फिर रियासत के सरबराह बन चुके हैं. वो फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को घर रुखसत करके पहली बार इस मसनद पर सन 2008 में बराजमान हुए थे. अपने दौर सदारत में उनके काबिल जिक्र फैसलों में असम्बली की मुअत्तली के अख्तियारात पार्लिमान को वापस करना, 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तियारी बहाल करना, फाटा इस्लाहात, आगाज हुकूक बलूचिस्तान और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स के फार्मूले की असर-ए-नौ तश्कील, गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तारी और सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना शामिल है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बार आसिफ जरदारी के सामने अहदाफ क्या हैं और उन्होंने दोबारा इस अलामती समझे जाने वाले आईनी ओहदे को अपने लिए क्यों चुना. इसके ऊपर जरा बात करेंगे. आसिफ जरदारी का एजेंडा क्या है. सलमान फारूकी आसिफ जरदारी के पहले दौरे सदारत में 4.5 बरस तक उनके सेक्रेटरी जनरल रहे. उन्होंने बीबीसी को बताया कि यह खुद एक नई बात है कि आसिफ जरदारी इतनी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब हो रहे हैं. उनके मुताबिक आसिफ जरदारी में जो नुमाया खूबी है वो ये है कि उनसे हर कोई मिल सकता है और हर एक उनसे कोई भी बात कर सकता है. सलमान फारूकी के मुताबिक आसिफ जरदारी ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क भी सफारतकारों और हुक्मरानों को अपना गर्विदा बनाने का गुर जानते हैं. उनके मुताबिक चीन के सदर से उनके उस वक्त के मरासिम है जब अभी वो सदर नहीं बने थे. इसी तरह इन ताल्लुकात को उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया. सलमान फारूकी के मुताबिक आसिफ जरदारी का यह दौर पहले दौर से कई हवालों से मुख्तलिफ है. पहले दौर में वो खुद वजीर आजम और वज़रा का चुनाव करते थे, जबकि 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत कायम थी और उन्होंने तमाम अहम इख्तियारात भी वजीर आजम, अदलिया और सूबों को तफवीज कर दिए थे. इस बार जब वो मनसब सदारत पर बैठेंगे तो बिलावल भुट्टो के ये अल्फाज दुरुस्त हैं कि उनके पास बरतानवी बादशाह जैसे इख्तियारात होंगे. सलमान फारूकी के मुताबिक अपनी मुफाहमत की काबिलियत और सलाहियतों से शायद वो तकसीम की शिकार कौम को किसी हद तक मुत्तहिद कर सके और सियासी जमातों को एक मेज पर बिठा दे. उनके मुताबिक आसिफ जरदारी सूबों के मफादात का ख्याल रखते हुए, और यही वो नुक्ता होगा जिस पर पीटीआई उनके करीब आएगी और वो इस जमात को भी साथ मिलाकर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के जरिए माशी इस्तेहकाम की राह हमवार कर सकेंगे. सीनियर सहाफी नुसरत जावेद ने बीबीसी को बताया कि आसिफ जरदारी के सामने मंजिल या हदफ तो माशी इस्तेहकाम ही है. उनके मुताबिक जब वो पहली बार सदर बने तो उनका दीगर ममालिक से मरासिम बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अहम मंसूबों की राह भी हमवार की. नुसरत जावेद का कहना है कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे जिन्होंने सीपेक जैसे मंसूबे की बुनियाद रखी और चीन के कई दौरों में इस मंसूबे के खदोखाल पर काम किया. उनके मुताबिक इस बार भी आसिफ जरदारी का यह हदफ होगा कि सीपेक मंसूबे को दोबारा पटरी पर लाया जाए और बैरूनी मुल्क से ज्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए. नुसरत जावेद के मुताबिक आसिफ जरदारी ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे का इफ्तिताह किया और अब वो इस की तकमील को भी यकीनी बनाने के लिए पुरज़म होंगे. ख्याल रहे कि हालिया दिनों में ईरान गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान ने तवील वक्फे के बाद फिर दोबारा काम शुरू किया है. इससे कबल पाकिस्तान हुकाम इस मंसूबे की राह में हाइल आलमी सतह पर की जाने वाली रुकावटों और पाबंदियों का इस ताखीर की वजह करार देते थे. पार्लिमानी उमूर के माहिर आसिफ अली जरदारी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले जफरुल्लाह खान का कहना है कि आसिफ जरदारी इस बार चार्टर ऑफ मुफाहमत और चार्टर ऑफ मईशत लेकर आ रहे. उनके मुताबिक आसिफ जरदारी का यह विजन है कि इस मुल्क में सही रियायत का मुस्तहिक यहाँ का किसान है. क्योंकि पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, वो अब जरी शूबे को रिलीफ देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से ही मिलों को गना जाता है. सीपेक आसिफ जरदारी की नजर में रहेगा. जफरुल्लाह खान के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पहली ही सिंध के तालीमी इदारों में नौजवानों को चीनी जबान सिखाने पर लगा रखा है. जफरुल्लाह खान के मुताबिक आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि जिन मुल्कों में कौमें बूढ़ी हो जाएं वहां अपने नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों के लिए भेजें. उनकी राय में आसिफ जरदारी की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे और उनसे किसी को खतरा नहीं होगा. जफरुल्लाह खान के मुताबिक सियासी तौर पर ऐवान सदर का एक निगहबान और सहूलतकार किरदार होगा. यानी कि ये जो चाइना के हवाले से बात हो रही है, चाइना के सदर शी चिनपिंग ने भी मुबारकबाद दी थी और बहुत जल्दी दी थी आसिफ जरदारी को. तो इसके हवाले से आप ये जो बातें की मैंने चाइना के हवाले से, ये इसको आप समझ सकते हैं कि चाइना के साथ आसिफ जरदारी साहब और जो नून लीग है वो चलने वाले हैं.